जी हाँ, तो इजिप्ट पर हुआ है मिसाइल हमला और उसके बाद गुस्से में है मिस्र। सीरिया पर अमेरिकी हमले के बाद अब उन आशंकाओं को हवा मिल गई है कि मिडिल ईस्ट में जंग का दायरा बढ़ सकता है। मिस्र पर मिसाइल हमले के बाद इस इलाके में विध्वंसक युद्ध के आसार बन रहे हैं। इन 4 तस्वीरों से समझिए कि इस वक्त यहाँ पर क्या चल रहा है। देखिए, सीरिया पर सबसे पहले अमेरिकी हमला होता है, मिस्र पर मिसाइल अटैक हुआ है। मध्य पूर्व में ईरान वर्सेस अमेरिका की अब टेंशन देखने को मिल रही है और इजराइल पर रॉकेट प्रहार जारी है। और सबसे बड़ी खबर, जहां सीरिया पर अमेरिका का हवाई हमला और मिलिशिया गुटों पर अमेरिका का ये जवाबी हमला है। आपको बता दें, पूर्वी सीरिया में हवाई हमले हुए हैं। यूएस की तरफ से ये कंफर्म भी कर दिया गया है। ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के ठिकानों पर हवाई हमले को लेकर बड़ी खबर आई, जहां महत्वपूर्ण था कि किस तरीके से अमेरिका ने F-16 से इन हवाई हमलों को अंजाम दिया है। एक बार फिर से बता दें, पूर्वी सीरिया में हवाई हमले को लेकर यूएस की तरफ से ये साफ तौर पर कहा गया कि कैसे इन हमलों को अंजाम दिया गया, क्योंकि मिलिशिया गुटों पर अमेरिका का ये जवाबी हमला है। और जवाबी हमला इसलिए क्योंकि सीरिया पर अमेरिका के इस हवाई हमले को लेकर बड़ी खबर आई, जहां यह साफ हो गया कि ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के ठिकानों पर हवाई हमलों को F-16 से अंजाम दिया गया। जी हां, बड़ी खबर है। सीरिया पर हमले को लेकर अमेरिका का बयान, राष्ट्रपति बाइडेन के निर्देश पर हवाई हमला हुआ। अमेरिकी बेस पर हमले का जवाब दिया गया है। सीरिया और इराक में बेस पर हमलों का जवाब। अमेरिका ऐसे हमलों को बर्दाश्त नहीं करेगा। तो देखिए, बाकायदा डॉक्यूमेंट जारी करके बताया गया, अमेरिकी बेस पर हमले का जवाब दिया गया है और इसीलिए सीरिया में यह हमला हुआ। इराक में हमलों का जवाब अमेरिका ने दिया है और बाकायदा अमेरिका की ओर से कहा गया है कि यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन के निर्देश पर यह हमला हुआ है। देखिए, स्क्रीन पर 2 बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। सीरिया पर अमेरिका का हवाई हमला और जो बाइडेन के निर्देश पर यह पलटवार किया गया। अमेरिका ने जवाब भी दिया है। मिलिशिया गुटों पर यूएस का जवाबी हमला, अमेरिकी बेस पर जो हमला हुआ था उसी का ये जवाब है। तो सीरिया में हमले को लेकर आज की ये सबसे बड़ी खबर है, जहां अमेरिका के जवाब पर हमारे एक्सपर्ट्स के साथ भी करेंगे चर्चा। उससे पहले इंफॉर्मेशन वॉल पर जानिए किस तरीके से इस हमले को लेकर बड़ी बातें और बड़े दावे किए जा रहे हैं, क्योंकि आत्मरक्षा के लिए सीरिया में हवाई हमले को लेकर यह बात अमेरिका की तरफ से कंफर्म कर दी गई है कि हमला आत्मरक्षा के लिए हुआ। ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड के 2 ठिकानों पर बमबारी की गई है। सीरिया में हमला हुआ है और अमेरिका ने जवाब दिया है। सीरिया इराक में अमेरिकी बेस पर हमले का ये जवाब था, ये अमेरिका ने कहा है और अमेरिकी बेस पर 17 अक्टूबर से जारी हमलों का ये पलटवार था। हालांकि महत्वपूर्ण ये था कि सैन्य कर्मियों पर हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये बात एक बार फिर से दोहरा दी गई है और ये भी साफ तौर पर कह दिया गया कि इजराइल हमास नहीं चाहता, अमेरिका संघर्ष नहीं चाहता, लेकिन इजराइल बेस पर हमले अभी तक रुके नहीं है। इसलिए इंपॉर्टेंट ये हो गया है कि किस तरीके से इजराइल हमास की इस जंग से कोई भी इसका कोई संबंध नहीं है। एक बार फिर से बता दें, ये आज की सबसे बड़ी खबर है, जहां अमेरिका की तरफ से इस हमले को लेकर तो जानकारी दे दी गई है, लेकिन ब्रिगेडियर रिटायर्ड शरदेंदु सर रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ है और एवीएम रिटायर्ड ओपी तिवारी सर रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर हमें इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं। कर्नल रिटायर्ड अनुराग शुक्ला इस वक्त रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर हमें ज्वाइन कर चुके हैं। और शरदेंदु सर, ये भले ही कहने की बात हो कि हमास इजराइल की जंग से इसका कोई नतीजा नहीं है, लेकिन इस बात को तो पिछले 2 हफ्ते से अमेरिका देख रहा था कि किस तरीके से ईरान और सीरिया में उसके सैन्य ठिकानों को टारगेट किया जा रहा था और ये एक्सपेक्टेड भी था। ये देखिए, जो एक्शन लिया है अमेरिकन आर्मी ने, ये बहुत ही ज़रूरी था और ये उनकी साख पे क्वेश्चन मार्क कर रहा था। और कई तरीके से उनके यहाँ इंटरनल बड़े प्रोटेस्ट हो रहे थे कि अमेरिका के ठिकानों पे हमला हुआ है सीरिया में और लेबनान में और इराकी बेस पे। अगर उसका जवाब यूएस नहीं देता तो उनके जितने मिलिट्री बेसेस थे अरेबियन कंट्रीज़ में, सब पे स्ट्राइक होता और शायद उस समय इतने बहुत लेवल पे रिप्लाई देना मुश्किल हो जाता। लिहाजा अमेरिका का यह स्ट्राइक बनता था। उन्होंने देखिए जो क्लेम किया है, बोला कि IRGC पे किया है, मतलब कि ईरान रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर के ठिकानों पे किया हुआ है, जिससे कि आगे उनके जितने भी मिलिट्री बेस हैं मिडिल ईस्ट में उन पे स्ट्राइक न हो। और साथ में एक सॉलिडारिटी इजराइल के लिए तो है ही ऑल द टाइम, और बार बार वो इजराइल के मिलिट्री एक्शन को सपोर्ट करता है। गाजा पे हमले इसलिए नहीं ग्राउंड एक्शन हो रहा है क्योंकि बंधकों का इशू बहुत है। और दूसरा इशू यहाँ मैं बोलना चाहता हूँ, जो अरेबियन कंट्री की एकजुटता, अगर ग्राउंड फोर्सेस स्ट्राइक पे चले जाते हैं तो शायद वो एकजुटता और पुख्ता होगी। ठीक है, यानी कि सर आप ये कह रहे हैं कि अमेरिका का ये पलटवार बेहद जरूरी था संदेश देने के लिए। एक बड़ी खबर, सीरिया के अल बुकेमल इलाके में हवाई हमला हुआ है। अमेरिका ने सीरिया में F-16 से हमला किया है। ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के हथियार गोडाउन पर हमला, अमेरिकी हमले में हथियार गोडाउन तबाह हो चुका है।
तो देखिए, ईरान पर्दे के पीछे से अमेरिका को टारगेट कर रहा था। इजराइल का साथ देने से भड़के इस्लामिक गुट मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैनिकों और उनके ठिकानों को निशाना बना रहा था। जल्दी से आपको इससे जुड़ी जानकारी दे देते हैं। मिडिल ईस्ट में निशाने पर है अमेरिका और बीते एक हफ्ते में 13 बार अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमले हुए हैं। हालांकि इराक और सीरिया में अमेरिकी ठिकानों पर जिस तरीके से हमलों को अंजाम दिया जा रहा है, बड़ी खबरें आई थी। 17 से 24 अक्टूबर के बीच इराक में अमेरिकी सैनिक हमलों में ही इन हमलों में 10 बार अमेरिकी सैनिकों पर हमले हुए हैं। 17 से 24 अक्टूबर के बीच बताया जा रहा है कि ये हमले लगातार होते रहे। अमेरिकी बेस पर 3 हमले किए गए। इराक सीरिया में हुए हमलों में 24 अमेरिकी सैनिक भी घायल हुए। हालांकि अमेरिकी रक्षा मुख्यालय पेंटागन ने हमले को लेकर जानकारी भी दी है और अमेरिकी बेस पर हमले का आदेश ईरान से मिला। ये बात पेंटागन की तरफ से कही गई। अमेरिका के पास ईरान के खिलाफ फिलहाल पक्के सबूत नहीं है और इसीलिए कहा जा रहा है कि इस टेंशन को जंग का रूप नहीं दिया जा सकता है। हमारे साथ हमारे सहयोगी मनीष झा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका भी रुख करेंगे। मनीष, ये टेंशन तो काफी समय से चलती आ रही है ईरान और अमेरिका की, लेकिन जब से हमास वर्सेस इजराइल की जंग शुरू हुई है तब से ईरान ने तो 2 टूक शब्दों में अमेरिका को धमकी तक दी, चेतावनी तक दी कि इस जंग में कूदने का काम ना करे वरना अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहे। ये टेंशन कहां जाती नजर आ रही है आपको? बिल्कुल, देखिए, कल अमेरिका में रहकर ईरान के विदेश मंत्री ने सीधे अमेरिका को चेतावनी दी थी और महज 12 घंटे के भीतर अमेरिका ने उसका जवाब इस रूप में दिया कि ईरान समर्थित संगठनों पर इतनी बड़ी कार्रवाई की गई। और पेंटागन का कहना भी है कि ये सब हम अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के आदेश पर कर रहे हैं। दरअसल अमेरिका को इस बात का अंदेशा था कि इस रीजन में अब ईरान लगातार एक्टिव होगा। देखिए, हमास पर हमले के बाद से यहाँ जो स्थितियाँ चेंज हुई है, क्योंकि हमास को ईरान ने सपोर्ट किया, हिजबुल्लाह को ईरान ने सपोर्ट किया, हूती विद्रोहियों ने हमला किया ईरान के कहने पर। वैसी स्थिति पे ईरान जिस तरीके से एक्टिव हो रहा है, इसका अंदेशा देखते हुए अब अमेरिका ने यहाँ पर अपनी तैयारियां कर दी हैं। तो अंदाज़ा यही लगाया जा रहा है कि आने वाले समय में ये लड़ाई सीधे ईरान वर्सेस इजराइल और अमेरिका की हो जाएगी, जहाँ पर आपको ईरान के साथ लड़ाई करते हुए ये दोनों देश दिखेंगे। अब सबसे मुश्किल बात यह है कि जब ईरान के साथ अमेरिका की लड़ाई शुरू होगी तो फिर रूस अचानक इसमें कूदेगा, क्योंकि रूस और यूक्रेन की जंग में ईरान ने जिस तरह से समर्थन दिया, या बहुत हद तक अमेरिका ये मानकर भी चल रहा है कि ईरान ये सब कुछ रूस के सह पर कर रहा है। मनीष, जो बात आप कह रहे हैं इसका अर्थ क्या ये भी निकालें कि मध्य पूर्व में नया शक्ति संतुलन बनाने की ये कोशिश? और दूसरी महत्वपूर्ण बात, अमेरिकी सैन्य बेस पर हमले के जरिए एक बड़ा मैसेज इजराइल को भी। इस पर आपसे आगे सवाल लूंगी, लेकिन जंग के बीच ईरानी सेना की बड़ी तैयारी को लेकर एक खबर आई। ईरानी सेना का कल से बड़ा युद्धाभ्यास और सैन्य अभ्यास को इख्तिदार 1402 नाम दिया गया है। मध्य ईरान के नसराबाद में युद्धाभ्यास की ये तस्वीरें पहले देखिए। ये लगातार TV9 भारतवर्ष आपको तस्वीरें दिखा रहा है कि किस तरीके से युद्ध के हालात में ईरान अपनी तैयारियों के तहत कुछ ऐसी तस्वीरें जारी कर रहा है जो पहले के युद्धाभ्यास की भले ही हैं, लेकिन ऐसे वक्त में इन तस्वीरों को जारी कर बड़ा संदेश दिया जा रहा है कि अगर किसी ने भी ईरान को सीधे तौर पर टारगेट करने की कोशिश की तो उसकी भी तैयारी पूरी है। और मध्य ईरान में युद्धाभ्यास की ये वो तस्वीरें सामने आई हैं। तो मिडिल ईस्ट को देखते हुए अब मिडिल ईस्ट में अमेरिका का पहले से दखल रहा है। सामरिक रणनीति के तहत अमेरिका पहले से ही मिडिल ईस्ट के देशों में अपने सैन्य अड्डे बना रखे हैं। नजर डालते हैं मिडिल ईस्ट के देशों में अमेरिका के कहां पर कितने सैन्य अड्डे हैं, क्योंकि तुर्की में अमेरिका के 2 बेसेस, ये डिक्लेयर्ड बेसेस हैं। हालांकि इराक में अमेरिकी सेना के 2 बेस, कुवैत में भी अमेरिका के 3 मिलिट्री बेस और इसी तरह सऊदी अरब में 2 बेस। अब बहरीन और कतर दोनों देशों में अमेरिका का एक सैन्य अड्डा है। अमेरिका ने यूएई और ओमान में भी अपने सैन्य अड्डे बना रखे हैं। तिवारी सर, ये उस लिहाज से भी समझना बहुत जरूरी हो जाता है जो मैं बार बार कह रही हूं कि ये तो डिक्लेयर्ड अड्डे हैं, क्योंकि ये सबसे बड़ी बात है कि अमेरिका ने पूरी दुनिया में निगरानी रखने के लिए इस तरीके से अपने सैनिक उतार रखे हैं।
सीक्रेसी मेंटेन की जाती है। लेकिन मध्य पूर्व के हालात को देखते हुए, इस नए शक्ति संतुलन को देखते हुए, क्या ये हमले अमेरिका पर करते हुए इजराइल को एक चेतावनी नहीं है? सुरभि, इस तुम्हारी आपकी बात से मैं काफ़ी सहमत हूँ। अमेरिका के बेसेज उन्होंने हर ओवर मिडिल ईस्ट में काफ़ी फैला रखा है, लेकिन अभी थोड़ी परेशानी ये थी कि जो बेसेस थे ये रूटीन में थे, वो एक्टिव नहीं थे, तैयार नहीं थे कि हम किसी को फेस कर सकें। जिस तरीके से इनके अटैक पर बार बार 7 तारीख से 24 तारीख जैसे आप बता रहे थे कि बार बार अमेरिका के जो बेसेस थे सीरिया में, इराक में, ये लोग टारगेट कर रहे थे, लेकिन अमेरिका रिटेलिएट नहीं कर रहा था बिकॉज इनकी जो डिफेंस मैकेनिज्म थी पूरी स्ट्रॉन्ग नहीं थी। एक ये भी रीज़न था कि इजराइल को ये डिस्करेज कर रहे थे कि अभी ग्राउंड अटैक मत शुरू करो। लेकिन जो अमेरिका का जो इंटरेस्ट है मिडिल ईस्ट में बहुत पहले से है, और कई और बेसेज भी हैं, इसमें कई एम रहे हैं, कई बेसेज। तो इन्होंने जैसे तुर्की की बात करो, यहाँ पे इनके न्यूक्लियर बेसेज भी हैं, वो बेसिकली रशिया की तरफ काउंटर करने के लिए है। तो इस तरीके से जो अमेरिका का अपना जो प्रभाव बनाए रखने के लिए अफगानिस्तान से निकलने के बाद से इन्होंने अपना थोड़ा कैजुअल एटीट्यूड सा आ गया था, उसको यही कैजुअल एटीट्यूड तो जैसे इजराइल ने भी फेस किया, इस तरफ कैजुअल एटीट्यूड इस क्षेत्र में रखना बहुत मुश्किल है बिकॉज ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का हब है। जितनी भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है सब यहीं फ्लरिश करती हैं, उनका कोई मॉरल वैल्यूज़ नहीं है, कहीं भी कुछ अटैक कर सकते हैं, किसी तरह से अटैक कर सकते हैं। ये मिडिल ईस्ट में अमेरिका का बेसिस उसको पूर्ण रूप से सुरक्षित रखना और उसको एक्टिव रखना, ये अमेरिका के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और एक्टिव रखेगा। और यही एक कारण है जिस तरीके से कि अगला विश्व युद्ध की जिसकी बात कर रहे हैं उसको अवॉइड किया जा सकता है। अगर अमेरिका यहाँ नहीं होता तो हो सकता था ईरान भी इस युद्ध में खुल सकता था। बिल्कुल तिवारी सर, और देखिए इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। सीरिया में हमले के बाद अमेरिका ने प्लान बनाया है, मिडिल ईस्ट में अपने ठिकानों की सुरक्षा बढ़ाएगा अमेरिका। पिछले कुछ वक्त से ठिकानों पर हमले हो रहे थे और इसलिए अब मिडिल ईस्ट में अमेरिका अपने बेसिस की सुरक्षा और मजबूत करेगा। ये अमेरिका की बड़ी रणनीति है कि मिडिल ईस्ट में अमेरिका अपने बेसों की सुरक्षा में और ताकत लगाएगा। और मिडिल ईस्ट में किस किस देश में अमेरिका के कितने सैनिक तैनात हैं, इसको लेकर भी अब मैप के जरिए कुछ इंफॉर्मेशन हम आपके सामने रखेंगे, क्योंकि जिस लिहाज से ये चर्चा हो रही है मिडिल ईस्ट में कितने अमेरिकी सैनिक हैं, जरा ये नजर डालिए। क्योंकि सीरिया में 1000 से 2000, जबकि इराक में 2500 से 3000, यानी 2500 से 3000, कुवैत में 3000 से 4000, जबकि बहरीन में लगभग 7000, कतर में 13000, यूएई में 5000, ओमान में 500, और जबकि सऊदी अरब में 3000 से 4500 और जॉर्डन में 3000। अब शुक्ला सर, ये सवाल आपसे है, क्योंकि इन हालात को देखते हुए ये बहुत जरूरी भी हो जाता है अमेरिका का ये बताने के लिए कि सब कुछ आंखें मूंद कर वो बर्दाश्त नहीं करने वाला है। इस वॉरफेयर में, इस मैसेजिंग के जरिए ये पहला हमला था जिसे कहें कि महज एक ट्रेलर रहा ये। बिल्कुल, ये एक कोशिश की जा रही है ईरान की तरफ से, और वहाँ की जो रिटेलिटरी फोर्सेस हैं वो चाहती हैं कि ये जो अमेरिका है ये डायरेक्टली वॉर में इन्वॉल्व हो। ये जो छोटे छोटे टैक्टिकल अटैक हो रहे हैं, इसका एम जो है वो स्ट्रेटेजिक है। स्ट्रेटेजिक एम का मतलब है कि ये वॉर को बढ़ाना चाहते हैं, और जो मिडिल ईस्ट के जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं जो इस समय वॉर में पार्टिसिपेट करने से इकरा रहे हैं, उनको कोशिश की जा रही है कि उनको डायरेक्ट पार्टिसिपेशन के लिए उकसाया जाए। सही आप बात कह रहे हैं, बिल्कुल। ठीक है शुक्ला सर, लौटेंगे आपके पास। एक और बड़ी खबर, अभी गाजा में भीषण हमला हुआ है। इजराइल ने इमारत को निशाना बनाया है और हमले के बाद इमारत ध्वस्त हो गई, हर तरफ दिख रही आग की लपटें। तो ये देखिए रिहायशी इलाकों पर अब हमले किए जा रहे हैं। एक इमारत को निशाना बनाते हुए ये टारगेटेड अटैक था। एक्सक्लूसिव तस्वीरें TV9 भारतवर्ष पर आप देख रहे हैं। हमले के बाद कैसे चारों तरफ धुआं ही धुआं नजर आ रहा है, अफरा तफरी का माहौल है। गाजा में हालात इतने खराब हैं कि हर मिनट सायरन बज रहे हैं और लोगों को कहा जा रहा है कि बंकर्स में जाकर के छुपे। बेहद खराब हालात। इस बीच एक और अहम जानकारी मिल रही है, गाजा जंग के बीच इजराइल मिस्र में तनाव की आशंका भी है। और देखिए, क्योंकि हमारे रिपोर्टर्स ग्राउंड जीरो पर ही मौजूद हैं, तो हम चलेंगे मनीष के पास और जानेंगे कि इस वक्त गाजा पट्टी के हालात कितने खराब है। मनीष, तस्वीरें लगातार हम देख रहे हैं, रिहायशी इलाकों को टारगेट किया जा रहा है, अस्पतालों पर हमले हो रहे हैं, गाजा पट्टी मानो खंडहर में तब्दील हो चुका है। इस वक्त ग्राउंड रिपोर्ट वहां की क्या कहती है? देखिए, इजराइल की तरफ से बार बार यही कहा जा रहा है कि इन जगहों पर हमें इसलिए हमला करना पड़ रहा है क्योंकि यहाँ पर हमास के ठिकाने हैं और हमारे पास काफ़ी क्रेडिबल इंफॉर्मेशन आ रही है, जिसकी वजह से हमें
इन जगह को हम पिन पॉइंट टारगेट कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में तो इस तरह के हमले हो ही रहे हैं, लेकिन इसकी वजह से काफ़ी सिविलियन की मौत भी हो रही है। लेकिन इजराइल फिलहाल अभी रुकने वाला नहीं है। हालांकि 24 घंटे पहले हमने देखा था कि उन्होंने किस तरह गाजा पट्टी के भीतर जाकर एक छोटा सा ग्राउंड ऑपरेशन किया भी था, लेकिन अभी भी IDF का पूरा जोर हवाई हमले पर है। और हवाई हमले के साथ सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि हमास के ठिकाने को ध्वस्त करने के नाम पर काफ़ी सिविलियन कैजुअल्टी सामने आ रही है, और जिसके लिए लगातार इजराइल पर सवाल भी पूछे जा रहे हैं। लेकिन इजराइल अभी फिलहाल दबाव में नहीं आ रहा है। और मैं आपको बताऊं कि केवल बीते 12 घंटे के अंदर तेल अवीव में हमास की तरफ से लगातार हमले किए गए, गाजा की तरफ से रॉकेट दागे गए। तो दोनों तरफ से हमले हो रहे हैं। बस अंतर यह है कि गाजा की तरफ से जो रॉकेट आ रहे हैं तेल अवीव में या इजराइल के दूसरे शहरों में, उसे इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम ध्वस्त कर दे रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन गाजा जंग के बीच इजराइल मिस्र में तनाव की आशंका जिस तरीके की बनी हुई है, बड़ी खबर हमारे पास इजरायली सीमा के पास मिस्र के ताबा शहर में अब मिसाइल गिरी है। मिसाइल से इमारत तबाह हो गई, 6 लोगों के घायल होने की खबर आई। पूरे इलाके में काले धुएं का ये गुबार देखिए। हालांकि गाजा से करीब 220 किलोमीटर की दूरी है इस इलाके की। ये ताबा शहर जहां पर हुए हमले की ये तस्वीर देखिए। तो देखिए, मिस्र में हुआ है मिसाइल धमाका और विश्व युद्ध की आशंका इससे बढ़ गई है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं ये जानिए। मिसाइल हम धमाके के बाद इजराइल और इजिप्ट में तनाव है। ताबा शहर में गिरी मिसाइल से भारी तबाही का आलम है और गाजा से करीब 220 किलोमीटर की दूरी पर है ताबा सिटी, जहां पर यह हमला हुआ। हालांकि जंग वाली जगह से बेहद करीब है ये ताबा शहर, और मिसाइल कहां से आई है मिस्र इसको लेकर जांच तो कर रहा है। लेकिन इस बीच कई सबसे बड़े सवाल हैं। क्या जंग में मिस्र की एंट्री भी होने वाली है? यही इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। और ये सवाल शरदेंदु सर उस टाइम में आ रहा है जब ये एक छोटा सा जवाब मैं चाहूंगी हमारे एक्सपर्ट्स के साथ। सर, ये सवाल ऐसे समय में भी आ रहा है जब हमने ये देखा कि इजराइल में ही ये बात हुई कि अगर 30 लाख लोगों को कहीं पर बसाना है, इजराइल के लोगों को रीसेटल करना है, तो ऐसे में मिस्र सबसे बड़ा ऑप्शन है। देखिए, मिस्र नहीं चाहेगा कि पैलेस्टाइन किसी भी तरीके से उनके इलाके में आके और वहाँ पे चाहे शरणार्थी के रूप में रहे या परमानेंट सेटलमेंट की तरफ रहे। अगर ये पैलेस्टाइन के लोग मिस्र में आ जाते तो पैलेस्टाइन का जो क्लेम है गाजा पट्टी पे और वेस्ट बैंक पे वो और डाइल्यूट हो जाएगा और उसको पूरी तरीके से इजरायली फोर्सेस कैप्चर करके एक तरीके से एनेक्सेशन कर लेंगे। तो जो पैलेस्टीन का जो अपना होमलैंड की जो डिमांड है वो कहीं जायज़ नहीं ठहरेगी। अल्टीमेटली उनको एक होमलैंड मिस्र में या जॉर्डन में मिल जाएगी। इसके लिए मिस्र और जॉर्डन दोनों ही नहीं तैयार होंगे। वो इतने शरणार्थियों को लेने के लिए कैपेबल नहीं है। वो उनके इकोनॉमी पे भी बर्डन पड़ेंगे और वहां से एक टेररिज्म की शुरुआत हो सकती है जो उनके कंट्री को एज वेल बिल्कुल सर, अपने हित की सोच करके ही कोई भी देश युद्ध में कूदने के बारे में सोचेगा। इस बीच एक और बड़ी खबर, मिसाइल हमले पर भड़का हुआ है मिस्र। हमला करने वालों को सख्त जवाब देंगे, मिस्र ने कहा है। सही वक्त आने पर हमलावर पर पलटवार भी होगा। जवाब के लिए सभी विकल्प खुले हैं। हमले के पीछे कौन, जांच जारी है। तो देखिए, मिस्र ये कह रहा है कि हमला किसने किया इसकी हम जांच कर रहे हैं और जिसने भी हमला किया है वो अंजाम भुगतने के लिए भी तैयार रहे। सही वक्त आने पर हम जरूर पलटवार करेंगे। और इजराइल के हमलों से हमास भी अब घबरा रहा है, क्योंकि रूस के उप विदेश मंत्री मिखाइल बोगदानोव से हमास की मुलाकात को लेकर खबर आई। मॉस्को में हमास नेता मूसा अबू मरजूक और बोगदानोव के बीच चर्चा को लेकर यह सबसे बड़ी खबर और तस्वीर आपके सामने, जहां ईरान के उप विदेश मंत्री अली बघेरी भी इस बैठक में शामिल रहे। बंधकों की रिहाई पर इस बैठक में बात हुई है। तो बंधकों की रिहाई को लेकर के हमास और ईरान के प्रतिनिधियों ने रूस में पुतिन से चर्चा की और खबर है कि इस बैठक में कुछ फैसले भी लिए गए हैं। क्या तय हुआ इस बैठक में वो आपको जल्दी से इंफॉर्मेशन वॉल पर बताते हैं। रूस में हमास नेता मूसा अबू मरजूक पहुंचे हुए थे और कहा जा रहा था कि बंधकों की रिहाई के लिए बात हुई है। रूस के उप विदेश मंत्री के साथ एक बड़ी मीटिंग उन्होंने की है। हालांकि इंपॉर्टेंट ये है कि समझना कि किस तरीके से गाजा पर हमले रोकने की इसमें मांग की गई है। लेकिन इस बैठक में सबसे महत्वपूर्ण ये था कि पुतिन के दूत इस बैठक का हिस्सा रहे हैं। ईरान को बंधक सौंप सकता है, इसको लेकर भी इस बीच सबसे बड़ी खबर सामने आई है। और साथ ही ईरान के उप विदेश मंत्री कानी मॉस्को में मौजूद हैं और सिर्फ इतना ही नहीं, बंधकों में रूसी नागरिक भी शामिल है और इसलिए यह बैठक बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। तिवारी सर, जरा ये बताइए कि रूस में ये जो बड़ी बैठक हुई है उसको लेकर के क्या अब कोई ग्रीन सिग्नल नजर आ रहा है, क्योंकि 200 से भी ज्यादा बंधक अभी भी हमास के कब्जे में है। लौटेंगे सर आपके पास, लेकिन मनीष का रुख सबसे पहले करते हैं। मनीष, जरा ये बताइए इस मीटिंग का कोई नतीजा निकल पाए क्या हमास 200 से भी ज्यादा बंधकों को छोड़ेगा?
देखिए कितना दिलचस्प है कि रूसी नागरिक हमास के बंधक हैं और हमास के नेता इस वक्त मॉस्को में हैं। तो आप इस खेल को देखिए। और दूसरी बात है कि हमास की तरफ से कहा जा रहा है कि हम बंधकों को ईरान को सौंप देंगे, ऐसे समय में जब अमेरिका ईरान पर हमला कर रहा है। इसमें बंधक किसके पास जाएंगे? ईरान के पास। हमास से निपटना तो अमेरिका के लिए फिर भी आसान होगा, लेकिन ईरान के पास बंधक रहेंगे तो सोचिए ईरान किस हद तक बार्गेनिंग करेगा। तो अब चीज़ें धीरे धीरे जो लोकल था वो मामला बढ़कर रीजनल या ग्लोबल होता जा रहा है कि किस तरीके से हमास अपने बंधकों को लेकर रूस को इंगेज कर रहा है, ईरान को इंगेज कर रहा है, और इसका सीधा मतलब है सीधे सीधे अमेरिका से टक्कर। और ऐसी स्थिति में अमेरिका को इसी बात का डर है कि जो कॉन्फ्लिक्ट अब तक हमास और इजराइल के बीच में था, कहीं वो सीधे मध्य पूर्व देशों में अमेरिका बनाम बाकी देश ना हो जाए जिसको लीड ईरान करेंगे। और अगर ऐसा होता है तो फिर स्थितियाँ और ज़्यादा भयानक होगी। शायद इसी का अंदाज़ा लगाकर अमेरिका ने अपने इतने युद्धपोत या एयर डिफेंस सिस्टम की तैनाती की है इस वक्त जब हमास के नेता रूस में मौजूद हैं और रूस में वो डील कर रहे हैं। तो बहुत हद तक ये अंदेशा है इजराइल को या अमेरिका को कि आने वाले समय में और इस युद्ध का और अधिक विस्तार होगा। अब आईडीएफ की तरफ से किया गया दावा, मारा गया हमास खुफिया विभाग का मुखिया। इजराइल के औतफ में हमले करने का आरोप इसके ऊपर था। हालांकि ये कोई पहली घटना नहीं है जब लगातार ऐसे ठिकानों को टारगेट किया गया है जहां पर आईडीएफ की तरफ से दावा यह किया गया कि इन्हीं ठिकानों पर हमले में वो लगातार हमलों में शामिल लोगों को टारगेट करते हुए मौत के घाट उतारने में कामयाब रहा है। अब इजराइल के ओतोफ में हुए हमले के तहत ये आरोप लगाए जा रहे हैं। आईडीएफ की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि हमास खुफिया विभाग का मुखिया मारा गया है। इस बीच एक और सबसे बड़ी खबर, जहां रूस ने दुनिया को दिखाई अपनी एटमी ताकत। रूस ने एटमी बैलिस्टिक मिसाइल का किया है टेस्ट और बारंत सागर में कई एटमी मिसाइलों के टेस्ट को लेकर बड़ी खबर आई है। आपको बता दें, जल थल नभ से परमाणु हमले के अभ्यास की ये तस्वीरें। यार्स TU-95 बम वर्षक मिसाइल का टेस्ट हुआ है। तो यूक्रेन के खिलाफ जारी जंग के बीच रूस ने महाविनाश की तैयारी कर ली है। बार बार न्यूक्लियर हथियार के इस्तेमाल की धमकी देने वाले रूस ने एटमी वॉर की एक्सरसाइज की है। आपको दिखाते हैं कि इस एटमी टेस्ट में अब तक क्या क्या हुआ है। सबसे पहले रूस की एटमी तैयारी में महाविनाश का खतरा। पुतिन की अगुवाई में एटमी तैयारी को लेकर हुआ अभ्यास। कमांड सेंटर से पुतिन ने खुद पूरे ऑपरेशन की निगरानी की है। जमीन, समुद्र और हवा से एटमी हथियारों को चलाने की क्षमता का टेस्ट हुआ। साथ ही बैरेंट सी में तुला एटमी सबमरीन से सिनेवा बैलिस्टिक मिसाइल दागी गई है। प्लेस्टेक अंतरिक्ष केंद्र से यार्स इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल दागी गई और TU-95 बम वर्षक विमानों से लंबी दूरी की क्रूज मिसाइलें भी दागी गई है। और बड़ी खबर आपको ये भी बता दें, 3 तस्वीरों के जरिए कैसे जल, थल और आकाश से परमाणु हमले का अभ्यास कर रूस ने इजराइल जंग के बीच अमेरिका और यूक्रेन को बड़ा संदेश दे दिया है। ये देखिए 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। परमाणु हमले का अभ्यास, अमेरिका को बड़ा संदेश। जल, थल, नभ यानी आकाश के जरिए ये बड़ा संदेश देने की कोशिश है। तिवारी सर, मैं आपके पास आना चाहूंगी। ये देखिए, जल, थल और नभ से कहा जा रहा है कि बड़ा संदेश अमेरिका के लिए है। क्या अमेरिका को अपनी ताकत के जरिए ये बताने की कोशिश है कि युद्ध के बारे में ना सोचे और हमलों के बारे में ना सोचे, क्योंकि हम भी ताकत के मामले में कम नहीं है? अंजलि, बिल्कुल सहमत हूँ तुम्हारी बात से। ये देखिए, पिछले 1.5 ईयर्स, 2 साल से करीब अमेरिका रूस को टेंडर हुक्स पर रखा हुआ है। बार बार कुछ ना कुछ धमकियां देता रहता है। अब समय ये आ गया है कि अमेरिका अब रिसीविंग एंड पर है, तो रूस भी अपनी ताकत दिखाएगा ही और उनको डर पैदा करेगा ही। अभी रूस मिडिल ईस्ट में काफ़ी तरह से जो उनके सपोर्ट माने जाते हैं से घिरा हुआ जा रहा है। एक बात और, एक इंटरेस्टिंग मूव जो हुआ है कि हमास को जो सपोर्ट कर रहे हैं वो नहीं चाहते हैं कि शांति हो। बिल्कुल, अगर शांति हो तो ये जो बंधक है वो इजराइल में दे देंगे। वो ईरान को, रशिया को भी इन्वॉल्व करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि युद्ध क्षेत्र बढ़े और ज़्यादा प्रोबेबिलिटी बढ़े, उसकी कोशिश कर रहे हैं। कि हमास का अपना एम नहीं है, बल्कि हमास को सपोर्ट करने वालों को वो लॉन्ग व्यू में चाहते हैं कि इस युद्ध का क्षेत्र कितना बढ़ सके, उसमें उनको नुकसान होगा। इसको काउंटर करने के लिए भी रशिया अपने भी पावर दिखा रहा है ताकि अमेरिका भी थोड़ा परेशान हो। अमेरिका ने रूस को बहुत परेशान कर रखा था यूक्रेन को लेकर। की इस लड़ाई में आपको भी लगता है ये युद्ध लंबा ही चलता रहेगा?
ये लड़ाई तो बहुत लंबी नहीं खींच सकते सौरभ भी, लेकिन कोशिश किए जा रहे हैं कि अमेरिका, एंटी अमेरिका जो भी कैंप है उसको इकट्ठा किया जाए और भी मौका मिला है अमेरिका को तंग किया जाए। लेकिन इजराइल के तेल अवीव में हमास के रॉकेट अटैक जिस तरीके से जारी है, एक और बड़ी खबर आई, हमास ने शहर पर 100 से ज्यादा रॉकेट दाग दिए हैं। आयरन डोम ने ज्यादातर रॉकेट को नष्ट करने का दावा तो किया है, लेकिन लगातार हो रहे इन हवाई हमलों के तहत एक और सबसे बड़ी खबर, जहां इजराइल के तेल अवीव में हमास का रॉकेट अटैक। और अहम खबर है, रूस की एटमी युद्धाभ्यास के बीच एक और बड़ी जानकारी। रूस के खमलिस्क में परमाणु संयंत्र के पास एक बड़ा विस्फोट हुआ। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने यह दावा किया है। और कर्नल शुक्ला भी हमारे साथ बने हुए हैं। कर्नल शुक्ला, ये लगातार जो हम विरोध है वो देख रहे हैं, रूस में भी परमाणु संयंत्र के पास ये जो विस्फोट किया गया है, इसके पीछे अब क्या परिणाम हो सकते हैं? क्योंकि रूस में इसके पहले भी हमने देखा कि कई हमले हुए थे जिसका रूस ने कड़ा पलटवार दिया है, बड़ा जवाब भी दिया है, लेकिन परमाणु संयंत्र को निशाना बनाना यानी कि एक बड़ी तबाही लाना। जी, इसके पीछे दो चीज़ें हैं, एक तो वार है, दूसरा काउंटर वार है। तो दोनों पक्ष अपनी तरफ से अपनी शक्ति प्रदर्शन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो शक्ति प्रदर्शन सिर्फ दो ही तरीके से हो सकते हैं, एक तो ये इंफॉर्मेशन वॉरफेयर जिसमें हम बताना चाहते हैं कि हम आपके सैनिक ठिकानों को अच्छी तरह जानते हैं, युद्ध में किस तरह का अर्सनल, न्यूक्लियर अर्सनल कहाँ पे पड़ा ये हमें पता है, और ये इस तरह दिखाया जाए कि छोटा सा एक ब्लास्ट करके उस तरह बताना चाहते हैं कि हम इस जगह को किसी भी समय अटैक करके आपको नुकसान पहुँचा सकते हैं। तो ये अमेरिकन वर्जन है, लेकिन अगर उसी काउंटर वर्जन को देखें तो युद्ध को इस समय एक्सपेंड करने की कोशिश की जा रही है। मिडिल ईस्ट में रशिया को घसीटा जाने की कोशिश की जा रही है। हमास के लोग आज रशिया में बैठ के मीटिंग कर रहे हैं। तो ये चीज़ है कि युद्ध को बढ़ाया जा रहा है और अमेरिका और यूएस को डायरेक्टली इन्वॉल्व करने की कोशिश की जा रही है। तो ये बहुत बड़ा रिपरकशन इसका हो सकता है। युद्ध के इस हालात में किस तरीके से यूएस की फोर्सेस भी अब अलग अलग ऑपरेशंस को अंजाम देने वाली हैं। बड़ी खबर है, हमास के टनल में घातक गैस छोड़ने का ये प्लान, जहां इजराइल कर रहा है नर्व गैस छोड़ने की तैयारी, और सूत्रों के मुताबिक यूएस डेल्टा फोर्स को इसका जिम्मा दिया गया है। टनल में तबाही मचाने की रणनीति के तहत टनल तक पहुंचना अब तक की सबसे बड़ी चुनौती थी, क्योंकि जानकारियां ये थी कि टनल में ही बंधक मौजूद है। लेकिन अब टनल्स के नजदीक पहुंचने के बाद और टनल में शामिल होने तक किस तरीके से ऑपरेशंस को दिया जाना है अंजाम, उसको लेकर, टनल में तबाही मचाने की रणनीति को लेकर ये सबसे बड़ी खबर। आखिर इजराइल का हमास की टनल पर नर्व गैस छोड़ने का ये प्लान काम करेगा कैसे? इंफॉर्मेशन वॉल का रुख करते हुए समझते हैं, क्योंकि टनल के मुहाने पर घातक गैस छोड़ने के इस प्लान को लेकर अंजलि, ये सबसे बड़ी खबर सामने आई है। यूएस डेल्टा फोर्स को गैस छोड़ने का जिम्मा सौंपा गया है, जिसमें कहा जा रहा है कि सांस लेने को तरसेगा हमास। ये रणनीति है, नर्व गैस के जरिए हमास पर हमले की रणनीति तैयार की गई है। हालांकि हमास लड़ाकों के नर्वस सिस्टम पर इसका जाहिर सी बात है असर पड़ेगा, और नर्व गैस का 6 से 12 घंटे तक असर रहता भी है। यानी टनल के अंदर तबाही मचाने को लेकर ये पूरी तैयारी है। और अब आपको ये भी बताएंगे कि अगर इजराइल ने हमास की टनल पर नर्व गैस छोड़ दी तो उसका अंजाम क्या हो सकता है। सबसे पहले अगर टनल के मुहाने पर नर्व गैस छोड़ी जाती है तो सांस लेने में दिक्कत होगी। जी हाँ, और आंखों पर छाएगा अंधेरा, साथ ही खांसी करेगी बेहाल। तो ये नर्व गैस के जो नुकसान है वो हमास को भुगतने पड़ सकते हैं। हालांकि आंख से लगातार पानी निकलता रहेगा, सिर दर्द और चक्कर जैसी समस्याएं भी बढ़ा देगी मुश्किल। कहा यह जा रहा है कि पंगु बनाने में भी सक्षम है नर्व गैस, क्योंकि अगर नर्व गैस का इस्तेमाल किया जाएगा तो हमास के लड़ाके जो हैं वो काम नहीं कर पाएंगे। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि हमास के पास इस वक्त 200 से ज्यादा बंधक है। अगर नर्व गैस का इस्तेमाल किया गया तो उन्हें भी इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा।